हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं महिलाओं में होने वाली एक खास परेशानी डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया का मतलब है पेनफुल पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पीरियड के समय होने वाले दर्द। दोस्तों, डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया, और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया कोई बीमारी नहीं है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। ये पीरियड के समय होने वाले क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में ऐंठन, दर्द, मरोड़ के कारण होता है। दोस्तों, अब ये प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यानी ये पीरियड होते ही क्यों है, या दर्द होता ही क्यों है। दोस्तों, फीमेल हार्मोन हर महीने आने वाली प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम तैयार करते हैं। एंडोमेट्रियम का मतलब है यूट्रस की जो सबसे भीतरी परत है, सबसे भीतरी दीवार है, वो दीवार मोटी होने लगती है, या यूँ समझ लीजिए उस दीवार पर करीब 10 मिलीमीटर मोटा खून का एक थक्का जमाते हैं पूरे एंडोमेट्रियम पर। यह थक्का आने वाली प्रेगनेंसी के लिए एक बेड यानी एक कुशन का काम करता है। पिछले पीरियड के शुरू होने से 14वें दिन ओवरी एक अंडा रिलीज करती है। ये अंडा फैलोपियन ट्यूब के रास्ते यूट्रस में आता है। इस अंडे की उम्र करीब 24 घंटे होती है। यह अंडा यूट्रस में आकर के स्पर्म्स का इंतजार करता है। इस बीच यदि इसे स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर दिया तो यह नए जीवन की शुरुआत हो जाती है, और यह फर्टिलाइज्ड अंडा इसी एंडोमेट्रियम की दीवार पे स्थापित हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करने लगती है। लेकिन यदि इस अवधि में इसे स्पर्म्स नहीं मिले तो यह अंडा एक्सपायर हो जाता है, और ये पूरा एंडोमेट्रियम बेकार हो जाता है, यानी दूषित हो जाता है, विषेट हो जाता है। तब फीमेल हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे एंडोमेट्रियम को कंट्रैक्शन के द्वारा यानी मरोड़ के द्वारा क्रैम्प पैदा करते हैं, और क्रैम्प पैदा करके ऐंठन करते हैं, संकुचन करते हैं, मरोड़ करते हैं, और इस मरोड़ के द्वारा इसे बाहर निकालते हैं। तो जो ये मरोड़ होती है या ऐंठन होती है या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, इसमें यूट्रस के आसपास के अंगों में ब्लड सप्लाई बाधित होती है और ऑक्सीजन कमी महसूस होती है। ऑक्सीजन कमी वहाँ रुकती है, उसी में ये दर्द होता है, उसी में क्रैम्प्स होते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्रैम्प्स हैं, ये शुरुआत के दिनों में जब पहली बार किसी लड़की को 12-13 साल की उम्र में मीनार्की होती है, पहली बार पीरियड होते हैं, उस समय यह दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये दर्द कम होता जाता है, और एक बार माँ बनने के बाद में फिर दर्द नहीं होती। ये कोई बीमारी नहीं होती, और इसके इलाज की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की किसी गड़बड़ी के कारण होता है, यानी एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज कराना जरूरी होता है। दोस्तों, इसके जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, इसमें लक्षण क्या क्या होंगे। इससे पहला लक्षण तो यही होता है कि लोअर एब्डोमेन में तेज दर्द होगा, यानी क्रैम्प्स होंगे, और यह दर्द काफ़ी तेज होता है, यानी कि इसमें पेन किलर खाने के बाद भी ये दर्द पूरी तरह से जाता नहीं, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। पीरियड शुरू होने के 2-3 दिन पहले से ही ये दर्द शुरू हो जाता है, और पीरियड जब शुरू हो जाते हैं तब ये थोड़ा कम हो जाता है। ये दर्द पेल्विक एरिया में, लोअर एब्डोमेन में, पीठ और जांघों पर बहुत ज़्यादा होता है, और ये दर्द रेडिएट करता है, यानी आसपास को फैलता हुआ मालूम होता है। सेकेंडरी में जो डिस्मेनोरिया होता है, इसमें आपको नाजिया महसूस हो सकता है, यानी आपको उल्टी की स्थिति महसूस हो सकती है, आपको भूख में कमी हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो सकता है। चूँकि इस पर खून बहुत ज़्यादा जाता है तो इसलिए आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है, थकान होगी, आपको अवसाद रहेगा, मतलब डिप्रेशन महसूस होगा। इसमें जो सिर का दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और दस्त भी आ सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक भय पैदा हो जाता है, यानी इसे पीरियड फोबिया कहते हैं। यानी पीरियड शुरू होने के हफ्ते पर पहले से ही आपके मन के अंदर एक भय समा जाता है कि ये पीरियड होने वाला है, अब ये काफ़ी भयंकर दर्द होगा, और इस दर्द से मुझे सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। एक तो एग्जैक्ट कारण के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस कुछ कंफर्म नहीं कर पाई है कि इसकी एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन इसमें तमाम रिस्क फैक्टर आते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर तो यही है कि यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यदि आपकी मम्मी को कोई परेशानी है, तो ये काफ़ी संभव है या आपको भी हो सकता है। इसमें दूसरी दिक्कत हो सकती है एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है कि इसमें जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस के अंदर तैयार होना है, ये यूट्रस के बाहर भी तैयार होने लगता है, यानी फैलोपियन ट्यूब पर तैयार हो सकता है, ओवरी पर तैयार हो सकता है, आंतों पर तैयार होने लगता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर तैयार होने लगता है। और जब ये पीरियड होते हैं तब ये श्रेड भी होता है, तब इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो सामान्य पीरियड्स होते हैं उससे इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द होता है।
इसमें सर्वाइकल स्टेनोसिस भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी यदि सर्विक्स का वो छोटा है या सर्विक्स के में लचीलापन कम है। इसमें अगला रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि यदि आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, पीआईडी है, तब भी ये स्थिति आती है। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तब भी ये होती है। यदि आपको शादी से पहले डिस्मेनोरिया की दिक्कत नहीं थी या जो रेगुलर पीरियड होते थे उसमें भी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी। इसका एक और रीज़न हो सकता है यदि फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में या सर्विक्स पर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का संकेत यह है कि आपको अचानक से कभी पेल्विक पेन शुरू हो जाए, अचानक से पेल्विक क्रैम्प शुरू हो जाए और बहुत तेज शुरू हो जाए, तो ये इन्फेक्शन का संकेत है। दोस्तों, इस पर कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे? कॉम्प्लिकेशन तो ये हो सकते हैं कि काफ़ी दिन तक इलाज अगर नहीं कराएंगे आप तो इसमें स्कार टिश्यू डेवलप हो सकते हैं जो पेल्विक ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, यानी ओवरी से यूट्रस में पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये इनफर्टिलिटी पैदा कर सकता है, यानी कंसीव करने में आपको दिक्कत होगी और प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होगी और इनफर्टिलिटी की स्थिति भी आ सकती है। दोस्तों, हम इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि इसे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। तो पहला तो यही तरीका है कि आप ठंडी चीज़ों से परहेज करें। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है और गर्म चीज़ों का सेवन करना है, यानी गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी ही आपको पीना है। और गर्म पानी की जो रबर की बॉटल होती है उसमें गर्म पानी भर करके आपको सेक करेंगे तो इसमें आपको आराम मिलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें और जो मेहनती जीवन शैली अपनाएं, अपने वजन पर जरूर कंट्रोल रखें। यदि आपका वजन ज़्यादा है तब भी ये स्थिति आती है। प्रॉपर इसमें मेहनत करें, तनाव से बचें और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या मदद कर सकती हैं। तो हमारी सलाह तो यही रहेगी हमेशा की तरह कि आप अपने पड़ोस के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब पास जाएं, उन्हें अपनी परेशानी डिटेल में बताएं। वो आपसे और क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है आपकी कोई जांच करवाएं, तो या हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड करवाएं या और कोई जांचें करवा सकते हैं। और फिर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपकी और दूसरे सिम्टम के हिसाब से दवाई देंगे, उसमें आपको आराम होगा। हम जो अपने यहाँ आमतौर पर दवाइयाँ देते हैं इसमें, जिसमें बहुत आराम होता है और महिलाएं इस दवाइयों की बड़ी तारीफ करती हैं कि इससे बहुत कुछ हद तक उनकी परेशानी दूर हो गई है और ये लगातार अगर सेवन करें 4-5 महीने तक तो परेशानी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दोस्तों, हम इससे पहली दवाई देते हैं मेडोरिनम 1M। जिस दिन पीरियड खत्म होते हैं उस दिन हम मेडोरिनम 1M देते हैं और इस दिन कोई दूसरी दवाई नहीं देते हैं। इसकी अगली दवाई है डिस्मिन टैब्स, यानी डिस्मिन की गोलियाँ आती हैं। ये पीरियड शुरू होने के 2 दिन पहले से ही 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी है। ये आपके दर्द को, क्रैम्प्स को ये कम करेंगी और आपको दर्द कम से कम महसूस होगा। इसमें कॉलोफाइलम एक दवा आती है, कॉलोफाइलम 200 की एक खुराक सवेरे सवेरे लेनी है और सिमिसिफ्यूगा 200 की एक खुराक शाम को लेनी है। इसमें हम 2 मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन देते हैं। तो पहली मदर टिंचर तो है जेनोसिया अशोका इस मदर टिंचर की, और दूसरी मदर टिंचर है अब्रोमा रेलिक्स। इन दोनों मदर टिंचर की आधे कप पानी में 20-20 बूंद डाल करके पीना है। एक अगली मेडिसिन देते हैं मैग्नीशिया फास्ट 6X। ये आपके क्रैम्प्स को, ऐंठन को कम करेगी। ये भी मैग्नीशिया फास्ट 6X भी 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेना है। यदि ये परेशानी छोटी बच्चियों को है तो इसमें वाइबर्नम 30 बहुत अच्छा काम करती है। यदि छोटी बच्चियाँ हैं और उनको ये डिस्मेनोरिया की दिक्कत है तो इसमें वाइबर्नम 30 4-4 बूंद या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेना है। तो दोस्तों, ये इलाज अगर आप 6 महीने करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगी और जैसे जैसे आपको आराम मिलती जाए आप ये दवाइयाँ लेते रहें और ये इस दवाइयों से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो डिस्मेनोरिया के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।